नमस्कार। साइंस टाइम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और साइंस टाइम में आज हमारे साथ मौजूद हैं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल और दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ श्री मदन चेहरा जी। साइंस टाइम में आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत-बहुत स्वागत है सर। साइंस टाइम में आज चर्चा का विषय है अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। भारत ने वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य तय कर रखा है। इस समय भारत में 100 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है, जिसमें से सौर क्षमता 40 गीगावाट है। जाहिर है, हमें नए उपायों पर फोकस करना होगा, जिससे तय लक्ष्य को हासिल करना संभव हो पाएगा। आखिर क्या हैं ये नए उपाय? कैसे आएगी अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता? ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की दिशा में किस प्रकार के नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं? इन तमाम चीज़ों पर बारी-बारी से अपने विशेषज्ञों से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अविनाश अग्रवाल जी आपके साथ करना चाहूँगा। सर, आजकल कोयले का एक चर्चा का विषय बना हुआ कोयले का जो कहें कि जो किल्लत कह सकते हैं। हालाँकि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जो कई तरह की भ्रांतियाँ आई सामने। तो कुल मिलाकर के ये रहा कि पावर हमें कम मिल पाएगा, बिजली कम मिल पाएगी। तो एक बात समझ में आई कि कोयला एक स्रोत है जिसके माध्यम से हम बिजली उत्पादन करते हैं। ये कोयला के अलावा क्या-क्या विकल्प है सर? इससे चर्चा की शुरुआत करूँगा। धन्यवाद मानवर्धन जी, मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और मैं ये बताना चाहूंगा कि कोयला भारत का सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है। और इससे पहले कि मैं दूसरे स्रोतों के बारे में बात करूं, मैं कोयले के बारे में कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं। जी बिल्कुल। तो इसमें पहला तथ्य ये है कि भारत में कोयले के प्रचुर भंडार हैं। और अगर हम संख्या के रूप में देखें तो लगभग हमारे पास 350 बिलियन टन का कोयले का भंडार है। जी। और इसमें से लगभग 80 बिलियन टन कोयले का भंडार ऐसा है जो ऊर्जा के क्षेत्र में और स्टील मेकिंग के क्षेत्र में यूज किया जा सकता है। और प्रतिवर्ष हम लगभग 400 मिलियन टन हम कंज्यूम करते हैं। यानी कि जो 80 बिलियन टन हमारे पास अवेलेबल है बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो में, वो हमारे पास 200 साल को ऊर्जा देने के लिए सक्षम है। तो 200 साल 200 साल के लिए जो 80 बिलियन टन अवेलेबल है वो अवेलेबल है, वो हमारा चलेगा। उसके अलावा उससे 4 गुना बड़ा हमारा स्रोत है, वो हमारा कोल ऐसा है जो थर्मल पावर प्लांट में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत में जो कोल अवेलेबल है वो हाई एश कोल है। जी। तो जितना कोयला हमारे पास अवेलेबल है उसमें से अगर हम जो हाई एश कोल है उसको हम कैसे करके अपनी एनर्जी के मैट्रिक्स में ले आते हैं, तो हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। और इसी दिशा में अब मैं आपके दूसरे सवाल पर आता हूं। इसी दिशा में नीति आयोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसको मिथेनॉल इकोनॉमी के नाम से बोलते हैं। जी जी। और उसमें उस प्रयास के अंतर्गत में ये कहा जा रहा है कि जो हाई एश कोल जो 280 बिलियन टन हमारे पास अवेलेबल है और जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू लगभग 0 है, लेकिन है हमारे पास, उसको हम गैसिफाई करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करें और उससे हम मिथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर हम बना सकते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। चाइना में इस वक्त पर लगभग 40 मिलियन टन मिथेनॉल कोयले से बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि लार्ज स्केल पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करी जा सकती है, इससे हो रही है। और भारत को भी अभी यही मॉडल फॉलो करने की जरूरत है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इससे जो मिथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर कॉमर्शियल स्केल पर अगर बनाया जाए तो उसकी जो लागत होगी वो आपके पेट्रोल डीजल के मुकाबले प्रति मेगा जूल जो लागत है वो 1/3 रहेगी। यानी कि ये अगर आप सिर्फ इस पर फोकस करें तो आपको कहीं और फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी सारी इंडस्ट्रीज, आप अपने सारे पावर प्लांट, आप अपना सारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर सिर्फ इस पर चला सकते हैं। जी मदन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसे प्रोफेसर अविनाश ने एक बात कही कि ऊर्जा के क्षेत्र में अगर देखें तो कोयला एक महत्वपूर्ण ईंधन का सोर्स है और उसके क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है। और उन्होंने एक और बात कही कि कोयले से हम मिथेनॉल या डाइमिथाइल ईथर की बात उन्होंने की,
ये बना सकते हैं जो कि हमारे लिए एक सस्ता विकल्प होगा। आपसे जानना चाहूँगा मदन जी कि जब भी कोयले से कोई किसी तरह की ऊर्जा प्राप्त करने की बात आती है, तो कार्बन उत्सर्जन की बात आती है। तो इस मामले में क्या उपाय है और क्या समाधान है मदन जेड़ा जी? देखिए, कोयले पे से फोकस हटाने की जो सारी बात चल रही है वो सिर्फ इसीलिए चल रही है क्योंकि जब कोयले से बिजली बनती है तो उस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। तो जितना भी कार्बन उत्सर्जन इसमें दुनिया में हो रहा है उसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो कोयले की है। तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे है कि कोयले का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और इसको 2030 तक 40% कम कर दिया जाए, और अगर 2000 इसको सदी के अंत तक मतलब या 2060-70 तक की कोशिश है कि आप इसको जीरो पे ले आइए और सारा आप फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे ले आइए। तो इस पर भारत भी काम कर रहा है, पूरी दुनिया भी काम कर रहा है, और जो पेरिस एग्रीमेंट है वो भी यही कहता है कि कोल पर से आप निर्भरता कम कीजिए। तो इस दिशा में अगर देखा जाए तो भारत का काम बहुत अच्छा है और हमने बड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं। 450 गीगावाट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है 2030 तक करने का। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे करके ये लक्ष्य हम हासिल भी कर लें, लेकिन जो असल चुनौती है वो चुनौती ये है कि जो काम कोयले से पैदा होने वाली बिजली से 24 घंटे बिजली मिलती है वो सोलर एनर्जी में अभी तक नहीं हो पा रहा है, या अगर उसे हम करना भी चाहें तो वो तकनीक इतनी महंगी है। अब आप उदाहरण ले लीजिए कि जैसे अगर सौर ऊर्जा से अभी बिजली बनती है तो करीब 2 रुपये पर यूनिट करीब प्रोडक्शन लागत उसकी आ रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको स्टोरेज में इसमें स्टोरेज की लागत भी ऐड करते हैं तो वो लागत 7 रुपये पर यूनिट हो जाती है। लेकिन अब जब हम कोयले से बिजली की बात करते हैं तो 4 रुपये 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमें ग्रिड को मिल जाती है। तो इस प्रकार जो रेट है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने या पूरी दुनिया के सामने यही है कि किस प्रकार सोलर एनर्जी को हम एक कोयले की ऊर्जा के बराबर के रेट में ले आए, वो स्टोरेज समेत। तो ये लक्ष्य हासिल करने में अभी 2 प्लांट ऐसे अभी टेंडर दिए गए हैं, एक 900 मेगावाट का, एक 300 मेगावाट का, जिसमें ये एग्रीमेंट सरकार के साथ हुआ है कि वो प्लांट 24 घंटे सरकार को बिजली आपूर्ति करेंगे ग्रिड को। तो जब वो 24 घंटे बिजली आपूर्ति करेंगे तो उसमें उनका जो स्टोरेज की कैपेसिटी है उसको भी इंक्लूड किया गया है, और ये पहला मामला है जिसमें उन्होंने 4 रुपये पर यूनिट की बात कही है। तो अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो मुझे लगता है कि ये करीब करीब ये हो जाएगा कि 4 रुपये यूनिट का मतलब हो गया जो कोयले की बिजली है उसके बराबर आ जाएगा बैकअप स्टोरेज के सहित। तो मुझे लगता है कि इस प्लान पे पूरी दुनिया की नजर है और भारत के लिए भी एक बड़ा ब्रेक थ्रो है ये। जी तो जी बिल्कुल सफलता मिलती है तो एक हमारे लिए आगे बढ़ने का बहुत अच्छा रास्ता होगा। जी मदन जी, आपने एक जो महत्वपूर्ण बात रेखांकित की है यहाँ पर वो ये कि जैसे अभी हाल की रिपोर्ट है ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद यानी जिसे CEEW की रिपोर्ट कहते हैं, उसके मुताबिक भारत को वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के लिए 5630 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की जरूरत होगी। प्रोफेसर अविनाश, आपके पास आना चाहूंगा। जैसे चर्चा होती है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की, तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी क्या कोयले का विकल्प बन सकती है प्रोफेसर अविनाश? जी बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी कि ऊर्जा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें देश में ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। एक तरफ जो है हमारे वैश्विक जो ऑब्लिगेशंस है वो चाहते हैं कि हम कार्बन का उत्सर्जन ना करें, और हमारा देश इस दिशा में काफी प्रोग्रेस भी कर रहा है। 40 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमने सोलर की लगाई हुई है। लेकिन अगर आप थोड़ा नंबर्स को देखें, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सोलर ऊर्जा और जो विंड एनर्जी है जो कंप्लीटली CO2 फ्री है, इसी तरीके से न्यूक्लियर हाइड्रो ये भी कंप्लीटली न्यूक्लियर कार्बन फ्री है। लेकिन अगर पूरी एनर्जी स्कीम में आज की तारीख में मैं आपको 2019 का डेटा बताता हूं, कितनी एनर्जी में हम कन्वर्ट कर पाते हैं, तो भारत में 34 एक्सा-जूल एनर्जी 2019 में पैदा की है, जिसमें से लगभग 18.6 एक्सा-जूल एनर्जी कोल से पैदा हुई है, और टोटल फॉसिल फ्यूल्स ऑयल, नेचुरल गैस, कोल से मिलाकर के 31 एक्सा-जूल एनर्जी पैदा हुई है। और 40 गीगावाट जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर की, उससे लगभग 0.167 एक्सा-जूल एनर्जी पैदा हुई है। विंड से लगभग 0.228 एक्सा-जूल एनर्जी पैदा हुई है। टोटल 34 एक्सा-जूल में जो विंड और सोलर का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 1.1% है। तो जो आप पॉइंट बता रहे हैं कि 5000 कुछ गीगावाट की हमें जरूरत होगी, वो बिल्कुल सही है।
हमें जी। बहुत ज्यादा संख्या में उसको बढ़ाना पड़ेगा अगर हम कार्बन न्यूट्रल ग्रिड की तरफ जाना चाहते हैं। और इसके अलावा हाइड्रो के रिसोर्सेज हमारे बहुत लिमिटेड हैं। न्यूक्लियर जो है हमारा ऑप्शन लिमिटेड है, उसमें भी एक ग्रोथ लिमिटेड है। जरूरत जी। हमें इसकी है कि कैसे कोल को, नेचुरल गैस को CO2 फ्री रिसोर्सेज से, फीड स्टॉक से हटाया जाए। तो मैं जी। अपनी मिथनॉल वाली बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और जो मदन जी। जी ने कहा उसको मैं जी। स्ट्रेस करते हुए बताना चाहूंगा कि जी। मिथनॉल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो कार्बन कोल से शुरू होता है, लेकिन उसके बाद उसमें कोल को रिप्लेस किया जाता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से, यानी शहरों से जो निकलने वाला कचरा है और जो पराली बर्निंग हम लोग करते हैं, उससे ये पॉसिबल है कि उससे हम मिथनॉल में कन्वर्ट करें और कोयले को रिप्लेस करें। वो एनर्जी जो है ग्रिड को डेफिनेटली ग्रीन करने में हमारी हेल्प करेगी। और चाइना में भी ये प्लान है कि 2070 तक जो सोलर और विंड की जो एनर्जी है उसको, चूंकि वो दिन ही में अवेलेबल होती है और स्टोरेज बहुत बड़ी समस्या है, और उतनी एनर्जी को स्टोर करना मेरे ख्याल से सुसाइडल से कम नहीं होगा। जी। जी। तो जी। उसके लिए एक तरीका ये भी निकाला गया है कि जो सोलर और विंड एनर्जी दिन में अवेलेबल है उससे आप हाइड्रोजन बनाएं, और उस हाइड्रोजन को एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा के मिथनॉल में करें, और उसको फिर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो हमें अगले 50 साल के होराइजन के लिए वो हमें करना होगा। और डेफिनेटली कोल अभी हमारी इमीडिएट जरूरत है, इसको रिप्लेस हम नहीं कर सकते हैं। सोलर हमें बढ़ाने की जरूरत है, CO2 सोर्सेज हमें बढ़ाने की जरूरत है, CO2 फ्री एनर्जी सोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन कोल को भी ठीक से कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हमें देखना होगा, क्योंकि देश के लिए ऊर्जा जो है सर्वोपरि है। देश के लिए ऊर्जा सर्वोपरि है। और प्रोफेसर अविनाश बता रहे थे कि भारत किन किन स्रोतों से बिजली पैदा करता है, और क्या ही अच्छा होगा कि हम वेस्ट टू वेल्थ की तरफ जाएं, जिसका मॉडल प्रोफेसर अविनाश ने कहा। अभी हो चला एक छोटे से ब्रेक का समय, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो प्रोफेसर अविनाश और श्री मदन जड़ा जी से जानने का प्रयास करेंगे कि क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन क्या है और ईंधन के रूप में इसका क्या लाभ हो सकता है। साथ ही जानने का प्रयास ये भी करेंगे कि परिवहन क्षेत्र में पेट्रोलियम पर निर्भरता कितनी बड़ी चुनौती है और इसका समाधान क्या है। आप बने रहिएगा हमारे साथ साइंस टाइम के साथ। बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साइंस टाइम में। मदन जड़ा जी, इससे पहले कि मैं प्रोफेसर अविनाश से इस बात का जवाब लूं कि ये परिवहन क्षेत्र में पेट्रोलियम की आत्मनिर्भरता कैसे, निर्भरता कितनी बड़ी चुनौती है, आपसे जानना चाहूंगा। जैसे प्रोफेसर अविनाश बता रहे थे कि कोयले पर कोयले का भी कई तरह से इस्तेमाल है जिसको हम नहीं भूल सकते। कोयले का इस्तेमाल ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन उत्सर्जन ही पैदा करते, कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मिथनॉल या डाइमिथाइल ईथर बना सकते हैं, जिससे ऊर्जा का एक नया स्रोत मिलेगा और काफी सस्ता भी होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, कोयले का आप मेथनॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें इसके लिए टेक्नोलॉजी है, इस पे काम भी हो रहा है, एक मिशन बनाया जा रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन वो प्रोसेस कितना उत्सर्जन करता है ये भी देखना होगा। तो लगता है मुझे उसमें जो जानकारी अभी तक है ये है कि उसमें उत्सर्जन बहुत मिनिमम होता है। तो एक विकल्प ये है कि वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो हमारे सामने एक प्रश्न है कि हमारे जो कोयले के भंडार हैं, हमारे पास जो कोयला उपलब्ध है, उसका हम क्या करेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, इसलिए उसका मेथनॉल बनाएंगे और मेथनॉल से हम दूसरे कार्य करेंगे। तो ये उसका एक कोल का एक समुचित इस्तेमाल की रणनीति है। तो उस रणनीति के हिसाब से वो ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम
सोलर ऊर्जा पे या अपना ग्रीन पवन ऊर्जा पे पूरी तरह से निर्भर करते हैं आने वाले समय में, तो जी। हमें इसके वैकल्पिक इसके स्टोरेज के इंतजाम करने होंगे। तो करीब जो 4 तरीके हैं, कम से कम 4 तरीकों पे काम हो रहा है। पहला तरीका तो यह है कि उसको बैटरी में स्टोर किया जाए, बिल्कुल। क्योंकि जब सूरज चमकेगा तभी हमें रोशनी मिलेगी। फोटोवोल्टेइक सेल की बात कर रहे हैं आप? जी। नहीं, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ कि अगर हमें सोलर एनर्जी, हम उसको ले रहे हैं, सोलर एनर्जी से बिजली बन रही है, तो उसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रात हो जाएगी तो अच्छा। बिजली बननी बंद हो जाएगी। तो जी, पहला तो विकल्प जी। यही है कि उसको हम एक बैटरी के रूप में स्टोर करें। दूसरा विकल्प यह है कि एक वाटर पंप स्टोरेज, एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके जरिए स्टोर करें। तीसरा तरीका जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त पे कही है, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का यही मतलब है कि जब हम हाइड्रोजन निकालें पानी से, तो उसमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी सोलर एनर्जी का पर्याप्त इस्तेमाल भी हो जाए और हम एक हाइड्रोजन, एक अन्य ईंधन भी एक वैकल्पिक के तौर पर बड़े पैमाने पर उपलब्ध करा सकें। तो ये दोनों फायदे हैं इससे, हमारा सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी हाइड्रोजन ईंधन भी उपलब्ध होगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसपे काम हो रहा है, जिसपे अभी चर्चा कम हो रही है, आपने देखा होगा जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था, तो भारत में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था, 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड। 1 वर्ल्ड, जी जी। हाँ, ये एक विकल्प है कि सूरज एक है और दुनिया एक है, तो ग्रिड एक क्यों नहीं हो सकती। तो इस पे भी इनिशियल तौर पे अभी काम शुरू हो गया है, और इसके पीछे सोच ये है कि जैसे अभी दिन है भारत में और बड़े पैमाने पे हमारे पास सूरज एनर्जी पैदा हो रही है, लेकिन हमें उसकी अभी जरूरत नहीं है, तो क्या हम उस एनर्जी को किसी ऐसे देश को सप्लाई कर सकते हैं जहां अभी रात हो रही है। ठीक है, उस देश से हम उस देश से हम एक समझौता कर लेंगे, और वहां जब दिन होगा, और वो अपनी सोलर एनर्जी डायरेक्ट हमें दे देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक सोलर एनर्जी का एक बेहतरीन यूटिलाइजेशन का एक तरीका हो सकता है, और इस पे अभी सोलर अलायंस ने कुछ कंपनियों से टेंडर मंगाए हैं, ताकि ये देखा जाए कि यह फिजिबल है भी या नहीं भी है। हालांकि जब इंटरनेट की केबल हो सकती है, या दूसरे तेल ईरान से भारत आ सकता है, भारत से, बिल्कुल। तो क्यों नहीं बिजली जा सकती है। तो बिजली की भी एक वायर ही जानी है, तो इस पे भी काम हो रहा है। तो मुझे लगता है ये जो 4 विकल्प हैं, इन पर अगर आने वाले समय में काम तेजी से बढ़ता है, तो सोलर एनर्जी, कोयला एनर्जी का एक विकल्प बन सकती है। बिल्कुल सही बात। प्रोफेसर अविनाश, जैसे अभी मदन जरा जी बता रहे थे कि आमतौर पर हम सब यही जानते हैं कि सोलर एनर्जी के मामले में कि सौर ऊर्जा दिन के टाइम में ही सूरज उगता है, तो दिन के टाइम में ही उसका उपयोग हो सकता है। क्या इसका उपयोग हम संरक्षित होकर करके रात में भी कर सकते हैं? वो कैसे कर सकते हैं? फोटोवोल्टेइक का क्या कंसेप्ट है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं। इसके साथ ही सर ये भी बताएं कि फोटोवोल्टेइक की जब भी चर्चा होती है, सोलर पीवी की, तो इसके कचरे की निपटान भी एक बड़ी समस्या होती है। इसके बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर अविनाश। जी, सोलर फोटोवोल्टाइक के जो एनर्जी है वो दिन में ही अवेलेबल होती है, और दिन में भी वो पूरे दिन नहीं अवेलेबल होती है, कुछ घंटे ही अवेलेबल होती है। सूरज जब सुबह निकलता है तो उसका इंक्लिनेशन काफी ज्यादा होता है, और तो नेचुरली जब वो सोलर पैनल पर पड़ती है तो ऊर्जा बहुत कम पैदा होती है। और जब मध्याह्न में करीब 1-2 बजे सूरज बिल्कुल ऊपर होता है सर के, तब मैक्सिमम ऊर्जा पैदा होती है, और शाम को फिर कम हो जाती है। तो सोलर एनर्जी जो है वो बहुत ही पीरियोडिकल है, और उसको अगर हम बैटरी में स्टोर करने की कोशिश करेंगे, तो बैटरी स्टोरेज जो है अभी कॉस्ट लगभग $140 पर किलोवाट की है, और उसका भी लाइफ जो है वो लिमिटेड है। तो टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस अभी हैं, जब तक कि हम बैटरी की कॉस्ट को इतना कम ना कर दें, $10-15, $20 पर किलोवाट, तब तक लार्ज स्केल पर सोलर एनर्जी को स्टोर करना इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा। और जैसा मदन जी बोल रहे हैं कि कॉस्ट जो है स्टोरेज के साथ काफी ज्यादा प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन उन्होंने एक और पॉइंट दिया जो मैं उस पर थोड़ा एलॉबरेट करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 3 उनका जो था, वो ये था, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम हाइड्रोजन बनाएं। अब हाइड्रोजन के भी स्टोरेज की तकलीफ है, हाइड्रोजन भी स्टोरेज इतना आसान नहीं होता है। हाइड्रोजन को स्टोर आपको करना है तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक ये कि आप उसको कंप्रेस करें लगभग 350 से 700 बार पर, यानी कि वो सीएनजी से भी ज्यादा आपको प्रेशर पे स्टोर करना होगा। दूसरा, आप उसको लिक्विफाई करें, उसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से उसको -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको उसको ठंडा करना होगा। तो सिर्फ स्टोरेज मीडियम में जितना आप सपोज आप 100 मेगाजूल आप स्टोर कर रहे हैं, तो सिर्फ स्टोरेज में 30% कंप्रेशन में चली जाएगी, यानी 70 स्टोर हो।
और अगर आप हम्म, रेफ्रिजरेशन में जाएंगे तो 40 उसमें चली जाएगी। तो कोई भी नहीं हम्म, चाहेगा कि इतना ज्यादा ऊर्जा क्षय सिर्फ स्टोरेज की वजह से हो। उसके हम्म, बजाय बेहतर ऑल्टरनेटिव ये है कि आप हाइड्रोजन हम्म, पैदा करिए एटमॉस्फेरिक हम्म, प्रेशर पे। हम्म, तो हम्म, सोलर ऊर्जा से और पवन ऊर्जा से आसानी से पैदा की जा सकती है। हम्म, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 350 से 400 ppm अवेलेबल है। हम्म, और हम्म, उसको निकालना बहुत आसान है, उसके लिए बहुत रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए होती है। तो हम्म, CO2 सीक्वेस्ट्रेशन यानी हवा से थिन एयर से कार्बन जी, डाइऑक्साइड कैप्चर करिए और उसके बाद हम्म, उसको केमिकल्स में कन्वर्ट करिए, वो भी बहुत हम्म, आसान है। और इस हम्म, प्रकार से बनी हुई मिथेनॉल की कीमत लगभग 15 रुपए पर किलो के हिसाब से आपको मार्केट में हम्म। अवेलेबल होगी। उससे आप इवन हलवाई की भट्टी तक फायर कर सकते हैं। चाइना में हो और रहा है। और और ये टेक्नोलॉजी अपने पास अवेलेबल है प्रोफेसर ये अविनाश? टेक्नोलॉजी अपने पास अवेलेबल है और ये हम्म, टेक्नोलॉजी इसमें कोई इंटीग्रेट किसी ने नहीं किया है, लेकिन सेगमेंटेड हम्म, फॉर्म में ये सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं और इसमें हम्म, कोई एफर्ट बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि हम्म, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम्म, राउट जो है हम्म, हाइड्रोजन पैदा करना ग्रीन मेथड से, हम्म, CO2 फ्री हम्म, मेथड से, जी, और उसको जी, फिर मिथेनॉल में या DME में कन्वर्ट करना, ये एक बहुत हम्म, अच्छा फिजिबल ऑल्टरनेटिव हम्म, रहेगा। उससे वापस से आप हाइड्रोजन पैदा कर सकते हैं। जी, उसमें स्टोरेज में कोई ज्यादा एनर्जी जी, वेस्ट नहीं होती है। तो हम्म, ये बहुत ही सुंदर तरीका रहेगा। और जी, सेम जी, प्रकार इसी प्रकार से आप जो है न्यूक्लियर प्रोफेसर, एनर्जी जी, पे भी सेम यूज कर सकते हैं। जी, प्रोफेसर अविनाश ने हमें बताया कि क्लीन फ्यूल जो हाइड्रोजन है वो क्या है और ईंधन के रूप में इसका क्या लाभ हो सकता है। प्रोफेसर अविनाश से ये भी जानने का प्रयास हम करेंगे कि अक्षय ऊर्जा के भंडारण को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ साइंस टाइम के साथ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Technology that is helping us fight the pandemic. Vaccination drive that is one of the largest in the world. Scientific developments that are fully indigenous. Bringing to you India's fight against the deadly virus. Watch COVID-19 Bulletin every Monday only on India Science. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है साइंस टाइम में। प्रोफेसर अविनाश जी, आपसे ये जानना चाहूँगा, एक जो प्रश्न मैंने पूछा था वो एक्चुअली रह गया, जो ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे जानने का प्रयास किया था कि आमतौर पर पेट्रोलियम की निर्भरता हमारी अभी बहुत ज़्यादा है, उसका क्या विकल्प है हमारे पास? पेट्रोलियम के लिए भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड फ्री सोर्सेज ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एक तो एनर्जी सिक्योरिटी का इश्यू है और दूसरा जो इश्यू है वो है अर्बन एयर क्वालिटी। जैसे हमारे शहर हैं उनमें वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है वाहनों के प्रदूषण से। तो दोनों में अब हमें ऐसे फ्यूल्स की जरूरत है जो CO2 फ्री हों और चीपली अवेलेबल हों और जिसके लिए हमें एग्जिस्टिंग व्हीकल्स में ज्यादा छेड़छाड़ ना करनी पड़े। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं तो हमें लगता है कि टू व्हीलर्स के लिए, क्योंकि टू व्हीलर्स जो है शहर के बाहर नहीं जाते हैं, 20, 25, 50 किलोमीटर दूर चलते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शायद टू व्हीलर के लिए काफी अच्छी साबित होगी। फोर व्हीलर के लिए मैं उसको काफी एडवोकेट नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे और इश्यूज हैं और उनकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो भी लगभग 1.5 से 2 गुना है आईसी इंजन व्हीकल के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि अगर हम हाइड्रोजन पे व्हीकल चलाएं तो चाहे वो फ्यूल सेल राउट से हो इलेक्ट्रिक व्हीकल चला सकते हैं, या आईसी इंजन रूट से हो उससे भी चला सकते हैं। BMW की कार जो है हाइड्रोजन फ्यूल्ड आईसी इंजन कार्स कमर्शियली अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि अगर भारतवर्ष में हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन यूज करे जाएंगे और उसको जो है उससे हम व्हीकल्स बनाएंगे अगर हमारी ऑटोमोटिव कंपनी, तो वो काफी अच्छा होगा। और लिमिटेड तौर पर ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक फ्यूल इंट्रोड्यूस किया है जिसको हाइथेन बोला जाता है। उसमें 15% हाइड्रोजन है और 85% नेचुरल गैस है। तो और उसके लिए वाहनों में भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने लिमिटेड स्टडीज जो है उसकी करनी शुरू कर दी है दिल्ली फरीदाबाद रीजन में। लेकिन टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन आईसी इंजन की अवेलेबल है। हमारी लैब में आईटी कानपुर में हाइड्रोजन के आईसी इंजन हम लोगों ने चलाए हैं और किसी को भी अगर टेक्नोलॉजी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से फ्यूल सेल्स में भी जो है काफी काम हो रहा है। और लेकिन फ्यूल सेल की जो कॉस्ट है वाहनों के लिए वो अभी भी इकोनॉमिकल रेंज में नहीं आई है और वो उससे वाहन अभी भी काफी एक्सपेंसिव है।
और अभी टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं हुई है, बट उम्मीद है कि 5 से 10 साल में हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल व्हीकल्स भी इकोनॉमिकल रेंज में शायद आ जाएंगे। लेकिन अभी मदन हाइड्रोजन के फ्यूल सेल इंजन यूज किया जा सकता है। जी मदन जी, जैसे प्रोफेसर अविनाश बता रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइड्रोजन कितना सटीक होगा, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात की। मदन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के जो सरकार की नीति है वो क्या है? कहा जाता है कि कुछ फेज वाइज हम सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही ट्रांसफर कर रहे हैं और उस दिशा में काम भी हो रहा है। इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहूँगा। साथ ही इस पर भी आपकी दृष्टि चाहिए कि ये जो जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो चार्जिंग पॉइंट्स और उसके चैलेंजेस आते हैं। इस बारे में मदन जरा जी आपका क्या मानना है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सरकार ने कई फेम 1, 2 और करके 2-3 पॉलिसियां स्टार्ट की हैं। इसके अलावा कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी स्टार्ट की हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ों पर ध्यान दिया रहा है। एक तो व्हीकल बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको थोड़ा बहुत सब्सिडी दी जाती है, उनके थोड़ा कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए। इसी प्रकार जैसे दिल्ली सरकार ने, कई गवर्नमेंट ने इस तरह कर रखा है कि जब उसका आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी छूट देते हैं आपको, ताकि आपका जो व्हीकल की कॉस्ट है, जब बहुत जो 1-1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये ज़्यादा है या 3-4 लाख रुपए तक ज्यादा है, मतलब दो गुना करीब जैसा है, तो उसमें छूट देते हैं, रजिस्ट्रेशन में छूट देते हैं। इसके अलावा तीसरा उसमें ये कर दिया गया है कि अब जो हाईवेज हैं, जैसे अभी हाल में जो BHEL ने दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे को एक ग्रीन हाईवे बनाया है और उसने जगह जगह पर वहाँ पर चार्जर, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर लगाए हैं। जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर करीब 50 या 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उन्होंने चार्जर लगाए हैं और वो बहुत ही फास्ट चार्जर है। तो 3-4 चीजों पर काम हो रहा है। एक थोड़ा कॉस्ट एक तो मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी दी जा रही है, दूसरा कस्टमर को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तीसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़क पे चार्जर का, उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयास हो रहे हैं, इससे आने वाले समय में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाएंगे, क्योंकि जो वाहन खरीदने की कॉस्ट है वो एक वन टाइम ज्यादा लगती है, लेकिन आज जिस तरह से पेट्रोल के रेट बढ़े तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपका चार्ज करने की कॉस्ट बहुत कम है। वो 1 रुपए से भी नीचे पर किलोमीटर से भी आपकी जो यात्रा है उससे भी नीचे आती है। तो खरीदने में वाहन महंगा है, जरूर आता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा, फायदे का सौदा है। और विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। जैसे एक ये बात आई थी कि भाई आप अपने वाहन में बैटरी ले जाते हैं, तो अगर पेट्रोल पंप पर आपको बैटरी स्वैपिंग की व्यवस्था मिल जाए, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो पेट्रोल पंप जो आता है वहां पर आप बैटरी स्वैप कर ले, दूसरी बैटरी डिस्चार्ज बैटरी वहां रख दें और वहां पर चार्ज की बैटरी वहां रख दें, उसका एक मैकेनिज्म बन जाए, एक उसका सिस्टम बन जाए, कैसे वो पेमेंट होगा, क्या होगा। तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल का बढ़ रहा है। और 2 व्हीलर में, जैसे प्रोफेसर साहब ने बोला, 2 व्हीलर में तो काफी अच्छा हो गया है। अब 4 व्हीलर में और बसों में इस पे काम चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक विकल्प बनेगा। CNG का बढ़ रहा है, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है, CNG वाहन की संख्या बढ़ रही है लगातार। और इसके अलावा जो बाकी हाइड्रोजन फ्यूल पे काम हो रहा है, तो हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की हुई है, तो मुझे लगता है कि हाइड्रोजन व्हीकल भी आने वाले समय में बढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बहुत बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि आने वाले समय में नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा मदन जी आपने। एक जो विषय जो मैं चाह रहा हूं कि अपना कार्यक्रम समाप्त करूं, उससे पहले आप दोनों विशेषज्ञों से उस पर राय लूं। प्रोफेसर अविनाश, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा इसी विषय पर। कहते हैं कि सोलर प्लांट के माध्यम से आप घर बैठकर आमदनी कर सकते हैं, यानी स्वरोजगार एक खड़ा कर सकते हैं। कैसे ये हो सकता है? जो भी दर्शक हमारे इंडिया साइंस के आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे प्रोफेसर अविनाश? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में सोलर प्लांट लगवाता है, मैं आजकल अभी इस वक्त पे मेरे घर में जयपुर में सोलर प्लांट लग रहा है, जब हम बात कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन चल रही है, तो उसमें यही है कि सोलर एनर्जी से आपको जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है वो आपका ग्रिड में चला जाएगा, जितनी आपको जरूरत है वो आपको वापस मिल जाएगा, और उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा पैसा आपको, एक्स्ट्रा आपकी एनर्जी जनरेट होती है, वो आपको आप उसको एनकैश कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपकी छत इस्तेमाल हो जाती है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा विचार है और लोगों को दिल खोल करके इसको यूज करना चाहिए। प्रोफेसर अविनाश ने कहा कि ये दिल खोल कर इसका इस्तेमाल करें। प्रोफेसर मदन जरा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कोई अगर इस दिशा में अगर सोच रहा है स्वरोजगार कि घर पर अपना सोलर प्लांट बिठाए और
उससे आप खुद भी लाभ ले और दूसरों को भी लाभान्वित करे, इसके लिए क्या कुछ कर सकता है मदन जैला जी? देखिए, पहले पहले ऐसा था, पहले तो अगर आपके पास खाली जगह पड़ी है या आपकी छत काफ़ी बड़ी है, तो वहाँ पर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं और इसके लिए कई एजेंसियाँ हैं, जो उसमें आपको सारी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और सब्सिडी वगैरह भी देती हैं। तो पहले ये था कि आप अपना सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं, तो आप अपने इस्तेमाल के लिए पैदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले सरकार ने जो एक्सेस एनर्जी है, मान लीजिए आपकी ज़रूरत 1 किलोवाट की और आप 4 किलोवाट पैदा कर रहे हैं, तो 3 किलोवाट आप ग्रिड को बेच सकते हैं। तो ये आपको जब ग्रिड को बेचने का विकल्प दिया, तो ग्रिड आपको उसका जो रेट चल रहा है, उसका पेमेंट कर देगी। तो एक तो आपका बिजली का बिल बच जाएगा, जो आप हर महीने 2000-3000 रुपए का बिजली का बिल बिल्कुल सही। आपको आता है, वो बच जाएगा आपका। दूसरा यह है कि आपका जो है ग्रिड से जितना सप्लाई आप करेंगे, ग्रिड से आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो इसके पास अगर आपके बहुत सारे लोगों के पास खाली जमीन पड़ी होती है, वो जमीन खेती के लायक नहीं होती है, तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है, वो खाली उसमें पेड़ पौधे उगे रहते हैं। तो ऐसी जमीन पे आप उसमें एक सोलर ट्री लगा के ऊपर से पैनल लगा दीजिए और आपकी वो उसके इनकम का बढ़िया जरिया होता रहेगा। तो आपको कहीं से, और इसमें इतना आसान प्रोसेस कर रखा है सरकार ने, इतनी एजेंसियां, आप जैसे आप इच्छा जताएंगे तो एजेंसियां आपके घर आके आपको सारी एक्सेस दे देंगी, क्योंकि ये सरकार का प्राथमिकता वाला क्षेत्र है अभी। बिल्कुल सही। साइंस टाइम में आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। साइंस टाइम के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही न बरतें और कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और हाँ, टीका अवश्य लगवाएं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे साइंस टाइम के एक और ज्ञानवर्धक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।